हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं केवीएस का पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पॉलिसीज़ इन एजुकेशन, जो एजुकेशन के में जो राष्ट्रीय नीतियाँ लागू हुई थी या उनसे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनको हम समझेंगे। और ये मेरे नोट्स हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। और चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी आरटीई और उसके अलावा अदर पेडागोजी के टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। ईवीएस मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, एनसीईआरटी से बाहर आना नहीं है, तो एनसीईआरटी में 3rd 4th 5th और 6th भी कंप्लीट मैंने डाल दिया। एचएम का जो पेपर है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि केवीएस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, ये सारी अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। और नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला हमारा टॉपिक है जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं, उसमें हम स्वतंत्रता से पूर्व पहले हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन सी पॉलिसीज़ आई थी, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा था, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर अधिनियम आया था, इसकी धारा 43, ठीक है, आर्टिकल 43 में ये बात कही गई कि भारत में शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपए तो खर्च ही होना चाहिए। अब मैं आपको स्टोरी टाइप में बताऊंगी, मेरे नोट्स बहुत ही प्रिसाइज, बहुत छोटे छोटे बनाए हुए हैं पॉइंट वाइज। अदरवाइज मैं स्टोरी जो बताऊंगी वो माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो भी चार्टर्ड एक्ट आता है वो वहाँ ब्रिटेन में आता था। वहाँ से इनके ऊपर कुछ रूल्स लागू दिए जाते थे, तो कुछ ऑर्डर दिए जाते थे, जिसमें ऑर्डर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भैया ऐसा है, आप 1 लाख रुपए खर्च करो, आप ऐसे राज नहीं कर सकते भारत पे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ठीक है हम करेंगे। लेकिन अब उनके माइंड में कन्फ्यूज़न आ गई कि हम जो एजुकेशन दें वो प्राच्य दें या फिर पाश्चात्य दें। प्राच्य का मतलब है कि हम जो लैंग्वेज, जो माध्यम हो, वो हम हिंदी भाषा को या जो भारतीय भाषाएं हैं उनको हम बढ़ावा दें, या हम वेस्टर्न जो साहित्य है, वेस्टर्न लिटरेचर है, उसको बढ़ावा दें। अब यहाँ हो गया कन्फ्यूज़न। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, कन्फ्यूज़न लगा रहा, इसी चक्कर में वो इतना पैसा खर्च ही नहीं करते थे एजुकेशन पे। 1835 में मैकाले एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना विवरण पत्र दिया, अपनी रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने बहुत ही सॉलिड सॉल्यूशन निकाला उसका, और इतना सॉलिड निकाला कि आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगी। इन्होंने कहा कि जितना भी इंडियन जो प्राच्य जितना भी साहित्य है वो बेकार है। ठीक है, मतलब हमारे साहित्य को, हमारे इंडियन जो लैंग्वेज है, इंडियन साहित्य है, उसको एकदम बेकार बता दिया। उन्होंने कहा जो वेस्टर्न साहित्य है, वेस्टर्न लिटरेचर है, वो वही पढ़ते हैं जो बुद्धिजीवी हैं, इसीलिए सबको वेस्टर्न लिटरेचर ही पढ़ना चाहिए, यानी कि पाश्चात्य को फॉलो करना चाहिए। इसी कारण उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। अरे कुछ कुछ तो इनकी ऐसी बातें थी ना, इन्होंने कहा कि जो हमारी यूरोप की जो एक अलमारी है उसमें जितना ज्ञान है उसे केवल उतना ही साहित्य हिंदी या भारत का साहित्य है, बस ऐसे उन्होंने कंपैरिजन किए थे। तो बहुत बुरे बुरे कंपैरिजन किए थे, लेकिन हमको उतना डिटेल पढ़ना नहीं है, आप केवल स्टोरी टाइम में याद कर सकते हैं कि 1835 में मैकाले का विवरण बताया था, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड रीजन दे करके। और पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न साहित्य को फेवर किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैकाले से क्वेश्चन आता है कि मैकाले ने एक थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब फिल्ट्रेशन थ्योरी कहती क्या थी, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं निस्यंदन थ्योरी, यानी कि छनन का सिद्धांत। ठीक है, छानने वाला। इसमें इन्होंने कहा था कि भारत में जो भारतीयों को शिक्षा दी जानी चाहिए वो केवल उच्च वर्ग के लोगों को दी जानी चाहिए, यानी कि अपर क्लास को दी जानी चाहिए। क्यों? इन्होंने कहा कि जो ये ऊपर वाले लोगों को आप शिक्षा दोगे तो अपने आप ही, क्योंकि पहली बात तो इंडियन को आप दे रहे हो, तो अपने आप ही रिस के ये नीचे वाले लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो लोग बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेंगे, वही एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे जो शिक्षा को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। इसको बोला गया मैकाले का निस्यंदन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये जो थ्योरी, ये तो थ्योरी दी गई ना, अब इसको एक्सेप्ट करेगा ना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, क्योंकि ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो 1835 में 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिंक ने वो शिक्षा नीति इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे अपना ली। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, अब हुआ क्या, 1835 तक यही चल रहा था। फिर 1839 में एक नए गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड। अब इनको पता नहीं क्या ही एहसान करना था इंडियंस के ऊपर कि इन्होंने बहुत मुश्किल से प्राच्य शिक्षा, प्राच्य का मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, प्राच्य का मतलब वो होता है कि जिसमें आप यहाँ की जो देसी भाषाएं होती हैं, जो भारतीय भाषाएं होती हैं, वैसी शिक्षा को बढ़ावा देना, उस पर इन्होंने 31,000 रुपये का खर्च किया था। ठीक है, तो ये बस एक एहसान मात्र था, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा काम नहीं कर दिया था, क्योंकि अभी भी माध्यम इंग्लिश ही बना हुआ था। ठीक है,
आप सबसे इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। 1854 में वुड डिस्पैच आया, जिसमें इन्होंने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे कहा जाता है ये जो वुड डिस्पैच यानी कि पूरी वुड की थ्योरी थी वो, उसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक महाअधिकार पत्र होता है। मैग्ना कार्टा एक्चुअली ये इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए में, जिसमें अधिकार दिया जाता है किसी को लेकर के, इसीलिए इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया, इनका जो पूरा थ्योरी था उसको। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया कि भारतीय शिक्षा का माध्यम इन्होंने भारतीय भाषा बना दिया। ठीक है, यानी सॉरी, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो प्राइमरी एजुकेशन होगी उसे इन्होंने भारतीय भाषा में कहने को लागू कर दिया। ठीक है, और उच्च भाषा के लिए इन्होंने अभी भी अंग्रेजी भाषा को रखा। बस इतना याद रखिएगा कि वुड डिस्पैच में को मैग्ना कार्टा इसलिए भी कहा गया क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन अब इंडियन लैंग्वेज में होगी, और अपर की जो क्लासेस थी या अपर एजुकेशन थी वो अभी भी इंग्लिश में ही होनी थी। उसके अलावा इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, मैंने तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लिखे हैं इसमें से, जिसमें 1857 में इन्हीं के वो डिस्पैच के आधार पे कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय खोले गए। ठीक है, यूनिवर्सिटी खोली गई कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। ठीक है, और नेक्स्ट है पहली बार राज्य पर शिक्षा का उत्तरदायित्व कह दिया। इन्होंने अपने डिस्पैच में लाइन लिखी थी कि शिक्षा का जो जिम्मेदारी है, शिक्षा की जो ड्यूटी है वो राज्य की होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली है। ठीक है, अभी आपको पता है कि नहीं पता, मैं बता देती हूँ। 1976 से जो हमारे यहाँ संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये याद रखिएगा कि एजुकेशन ना केंद्र का है ना राज्य का है, बल्कि वो समवर्ती सूची है। मतलब इस पे दोनों को सॉरी इस पे दोनों को करने का हक है, यानी कि दोनों को कानून बनाने का हक है। लेकिन कंकरेंट सूची में एक नियम होता है कि अगर किसी टॉपिक पर सेम टॉपिक पर राज्य कानून बना रहा है और सेम टॉपिक पर केंद्र कानून बना रहा है तो केंद्र वाला ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट है, और हाँ, इन्होंने महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया था और व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया था। व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1882 का हंटर आयोग। अब हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशन बोला जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया, भारतीय और प्राथमिक और माध्यमिक में खंडित कर दिया था, यानी कि एजुकेशन को जो एजुकेशन थी, स्टार्टिंग एजुकेशन, उसको प्राथमिक और माध्यमिक में तोड़ दिया था। और प्राथमिक की तो भाषा इन्होंने माध्यम बताया था कि किस में पढ़ाया जाएगा, प्रांतीय भाषा, वहाँ की जो राज्य की जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। लेकिन माध्यमिक का इन्होंने क्लियर नहीं किया था। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हुआ। लेकिन उस समय पे वाइस रॉय कौन थे, यानी कि वाइस रॉय, क्योंकि अब उस टाइम तक जो गवर्नर जनरल था वो पद खत्म हो गया था, वाइस रॉय का पद हो गया था। उस समय लॉर्ड रिपन थे। क्लियर, तो इतना याद रखिएगा। हंटर आयोग कब आया था, 1882 में। अच्छा, आप देखेंगे एचएम का भी मैं भी अपलोड करूंगी, पेडागोजी का, तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। भारतीय शिक्षा आयोग प्राथमिक और माध्यमिक में खंडित किया था, और इस समय लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट है रैले आयोग। रैले आयोग आया था 1902 में, जिसे विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। इस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। अच्छा, रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग इसलिए कहा भी जाता है क्योंकि इन्होंने ही सुझाव दिया था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया जाए और उसके तहत चेंजेस किए जाए। तो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट कब आया था, 1904 में आया था। और किसकी सिफारिश पे आया था, तो रैले आयोग की सिफारिश पे आया था। क्वेश्चन मालूम है कैसे आया था, क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगी लास्ट तक रुके रहिए, कि अभी जो एचएम का पेपर हुआ है उसमें आपको मेरे नोट से ये 1-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है 1906 में एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी थी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, बस इतना याद रखना है, स्वदेशी राष्ट्रीय नेता। ठीक है, जो उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके नेताओं के द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। 1917 का सैडलर आयोग। सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, विश्वविद्यालय आयोग नहीं। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग रैले आयोग को कहते हैं, सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो कलकत्ता में विश्वविद्यालय खुले थे ना, 1857 में खुला था, वुड डिस्पैच वाला भी मैंने बताया, तो उसमें जो उनमें की शिक्षा में जो सुझाव देना था, यानी कि सुधार करने के लिए, उनसे रिलेटेड ये आयोग सुझाव देता अपने। तो इसमें इन्होंने कहा था डिग्री को कोर्स 3 साल के लिए कर देना चाहिए, और इन्होंने सेटअप किया था, मतलब इन्हीं के सुझाव पे सेटअप किया गया था सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का बोर्ड। तो इसको लेकिन ये सेटअप तो हो गया 1917 में, 1920 में ये सेटअप हो गया पूरा,
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1920 में पूरा सेटल हो गया, 1917 में इन्होंने कहा, 1920 में सेटअप हुआ और 1923 में उसको ख़त्म भी कर दिया गया। ठीक, अगला है 1929 में हार्टोग आयोग। इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, केवल आप इसका सन याद रखिएगा, 1929 में हार्टोग आयोग आया था। अब आता है जाकिर हुसैन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 में जाकिर हुसैन समिति आई थी, जिसे वर्धा योजना भी कहा जाता है या बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम योजना भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने कहा क्या, इसमें इन्होंने 7 से 14 वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सुझाया। मतलब कम से कम 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए इन्होंने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को सुझाया था। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे की जा रही है। और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन से याद आया, अगर आपने मेरा आरटीई का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप क्लियर कर लीजिएगा। और इसके बाद इन्होंने मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात की। फ्री एनवायरनमेंट किसके लिए, बोथ स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी, दोनों के लिए एक स्वतंत्र माहौल होना चाहिए। और अंग्रेजी व धार्मिक शिक्षा को ना शामिल करने की बात कही थी जाकिर हुसैन समिति। अच्छा, समितियाँ क्या होती हैं, समितियाँ केवल अपना सुझाव देती हैं, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो उन्हें एक्सेप्ट करती भी है या नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, सार्जेंट रिपोर्ट। तो इसमें इन्होंने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है या पोस्ट वॉर रिपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि उस समय वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके पोस्ट वॉर रिपोर्ट के लिए सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, बस इतना याद रखिएगा। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता बाद की नीतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्वतंत्रता से पहले वाली तो हंटर आयोग और जो मेन है उनको याद रखिएगा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वाली मैक्सिमम ही याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो HM वाला पेपर हुआ है वो इसी में से क्वेश्चन था। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण समिति, अगर पहली स्वतंत्रता के बाद जो समिति बनी है शिक्षा को लेकर के, वो 1948 में बनी है, डॉक्टर राधाकृष्णन समिति, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग को कहा जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है, तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन समिति को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने की बात की थी, और जो यूजीसी चलता है ना, नेट JRF जो करवाते हैं, जिनसे एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, यूनिवर्सिटी की पूरी गाइडलाइन आती है, वो यूजीसी से रिलेटेड होती है, तो वो 1956 में उसकी स्थापना इसी समिति की सिफारिश पे हुई थी 1956 में। तो क्वेश्चन आएगा कि यूजीसी की सिफारिश किसने की थी, यूजीसी इस्टेब्लिश करना चाहिए, तो वो 1948 में राधाकृष्णन समिति ने की थी। 1952 में आ जाता है एल मुदालियर आयोग। एल का आई थिंक सेंस था लक्ष्मी करके नाम था, या लक्ष्मण स्वामी करके नाम था, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग। तो इनको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। अगेन रिवाइज करिए मेरे साथ, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग को कहा जाता है, और यूनिवर्सिटी शिक्षा आयोग राधाकृष्ण समिति को कहा जाता है, और माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग को कहा जाता है। इसमें इन्होंने बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित करने की बात कही, और सबसे इम्पोर्टेंट 3 साल का माध्यमिक और 4 साल का उच्च माध्यमिक की प्रणाली रखी। ठीक है, 3 साल का माध्यमिक, ये KVS के जो पहले वाले प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि किसकी सिफारिश पे 3 साल का माध्यमिक कर दिया गया था, तो मुदालियर आयोग थे वो। नेक्स्ट है 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। इन्होंने महिला शिक्षा पर, ये जो कमेटी थी, पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो केवल महिला शिक्षा से, बस इतना पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि दुर्गाबाई देशमुख, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दुर्गाबाई नाम में ही दुर्गा माता है, तो ऐसे महिला से रिलेटेड है। नेक्स्ट समिति थी 1961 में डॉक्टर संपूर्णानंद समिति। ये कमेटी थी इमोशनल इंटीग्रेशन पर, बस इतना याद रखिएगा कि भावात्मक एकता से संबंधित कौन सी समिति है, तो संपूर्णानंद समिति कब है, 1961 में है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर अगेन कोठारी आयोग, DS कोठारी आयोग 1964 से 66 तक रही थी, इसे शिक्षा आयोग कहा जाता है। अब देखिए, इसको कहा जाता है शिक्षा आयोग, फिर से याद करिए, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग को कहा जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर को कहा जाता है, मुदालियर आयोग को कहा जाता है, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसको कहा जाता है, राधाकृष्णन समिति। ठीक है, और शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है, डॉक्टर कोठारी
आयोग को कहा जाता है। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उस रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इन्होंने इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की, त्रिभाषा सूत्र की बात की यानी कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो थी, और शिक्षा का आधुनिकीकरण की बात की यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की। इन्हीं की सिफारिश पे ही पहली जो हमारी भारतीय एजुकेशन पॉलिसी थी, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 जो हमारी पहली है ना NEP, वो इन्हीं की सिफारिश पे आई थी। ठीक है, इस आयोग की सिफारिश पे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। नेक्स्ट है, अच्छा एक और चीज़, NEP जो है हमको पढ़ना 2020 है, लेकिन अगर आप HM का पेपर देखेंगे जो मैं भी अपलोड करूँगी पेडागोजी की वीडियो, तो उसमें देखेंगे कि 1986 का भी कमी पूछा गया है या उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। इसीलिए आपको 1968, 1986 और 2020 ये तीनों की ही प्रॉपर्टीज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी NEP 2020 से रिलेटेड, और 1986 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी रिलेटेड। ठीक है, तो NEP किसकी सिफारिश पे आई थी? इन्हीं की सिफारिश पे आई थी। नेक्स्ट है 1975 में एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर के लिए। टीचर के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी जहाँ पे मतलब टीचर की जो ट्रेनिंग होती है उससे रिलेटेड थी। हंसा मेहता समिति, देखिए मैंने प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन ऐड किया। तो हंसा मेहता समिति कब आई थी? 1962 में आई थी। इन्होंने कहा था लड़के बराबर लड़कियाँ। ठीक है, अब लड़के बराबर लड़कियाँ तो ऐसा नहीं, ये एग्जैक्टली लाइन नहीं है, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, कोड में नीचे लिखा हुआ है सेम पाठ्यक्रम, यानी कि इनकी सिफारिश ये थी, इनका सुझाव ये था कि लड़के और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर? 1977 में ईश्वर भाई पटेल समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति एक रिव्यू समिति थी, रिव्यू मतलब समीक्षा समिति थी, ऑन द 10 ईयर स्कूल पाठ्यचर्या, यानी कि 10 साल की जो करिकुलम बनेगा स्कूल का उसके ऊपर के उनका जो समीक्षा नहीं करते हैं, रिव्यू करते हैं कि ये चेंजेस होनी चाहिए, तो वो समिति थी 1977 में। अब यहाँ से इस बार HM का क्वेश्चन आया था 1978 वाली समिति, मेलकॉम आदि सेसैया समिति, इन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण की संतुति दी थी। सेम यही क्वेश्चन था वहाँ पे कि पूछा गया था कि शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात किसने कही थी, तो मेलकॉम आदि सेसैया समिति ने कही थी। कब है? 1978। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये एक राष्ट्रीय समीक्षा समिति थी, मतलब वही चीज़ है, रिव्यू एक समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष ये आदि सेसैया थे। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो लर्निंग टू डू शीर्षक के साथ अपनी रिपोर्ट दी थी, लर्निंग टू डू। नेक्स्ट समिति है, बस आई थिंक ये लास्ट पेज है हमारा। 1983 में और 85 में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय ने नेशनल कमीशन ऑन टीचर, इनकी अध्यक्षता में नेशनल एक आयोग बनाया गया था टीचर्स के ऊपर, वो किसकी अध्यक्षता में था? DP चट्टोपाध्याय की। कब? 1983 में। फिर 1986 में हमको पता ही है NEP आई थी, सेकेंड NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको मैं डिटेल में अलग से ही बताऊंगी, केवल नाम याद कर लीजिएगा, डेट। नेक्स्ट है 1990 में आचार्य राम मूर्ति समिति बनी थी, जिनका काम था जो NEP 1986 वाली है ना उसको रिव्यू करना, कि उसमें कोई सुझाव देने या उसमें जो कमियां हैं उनको ढूंढना। लेकिन यहाँ से जो KVS में क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है वो ये नहीं पूछा गया था। यहाँ से जो पूछा गया है, जो मैंने रेड पेन से लिखा है उसको याद रखिएगा, पूछा गया है माइनॉरिटी ग्रुप यानी कि अल्पसंख्यक समूह के लिए सुझाव या प्रोग्राम की बात किस समिति ने की थी? तो आचार्य राम मूर्ति समिति ने की थी 1990 में। और इन्होंने पब्लिक रिलेशन टूल्स की भी बात कही है वुमेन एजुकेशन के लिए। सार्वभौमिकरण की तो पहले से चल रहा था, तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है कि सभी तक एजुकेशन की पहुंच हो सके। ठीक है, 1992 में एक डिस्टेंस एजुकेशन पे एक सेंटर एडवाइजरी समिति बनी थी, 1992 में बनी थी, इसीलिए डेट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे किसी अध्यक्ष का नाम आ जाएगा तो वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब ऐसे ही रफली दिखेगा आपको डिस्टेंस एजुकेशन तो उसका सन याद कर लीजिएगा बस, कि 1992 में डिस्टेंस एजुकेशन पे एक समिति बनी थी। 1992 में ही, अब 1992 में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। NEP 1986 का मॉडिफाइड हुआ था, यानी कि मॉडिफिकेशन हुआ था, क्योंकि जो 1986 में नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा समिति नीति आई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी में ही 1992 में थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो मॉडिफाइड भी बोला जाता है इसको, कुछ लोग थर्ड मान लेते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो एक तरीके से उसका मॉडिफिकेशन ही है, यानी कि उसमें चेंजेस ही हैं। 1992 में एक और समिति बनाई गई थी जो कि डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिस समिति की रिपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, राष्ट्रीय सलाहकार थे ये, और राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से जाना जाता है इसको, और 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। जब आप नेशनल करिकुलम पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक करिकुलम का ही है, तब इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। 1992 में एक जनार्दन रेड्डी समिति बनी थी, इसका काम था NEP 1986 पर ही सुझाव देना, ठीक है। अब 1986 पे बहुत रिव्यू हो गया, एक तो रिव्यू ये दे रहे थे, क्या नाम है, आचार्य राममूर्ति समिति वाले, और एक ये भी दे रहे हैं 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति। हाँ, अच्छा, एक और चीज़, 1992 में क्योंकि मॉडिफिकेशन हुआ था ना, तो अब इनकी सिफारिशें तो चाहिए ही थी बिल्कुल ही, तो इसीलिए ये हुआ था। तो याद रखिएगा, जनार्दन रेड्डी समिति NEP 1986 पर सुझाव देने के लिए बनी थी। और लास्ट है हमारा प्रोफेसर रामलाल पारिक समिति, ये B.Ed करस्पॉन्डिंग से रिलेटेड थी, B.Ed करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड थी 1993 में। अब इसके अलावा भी बहुत सारी बची हुई हैं, लेकिन समितियाँ नहीं, उस जो प्रोग्राम्स आए थे, जैसे कि DPEP प्रोग्राम आया था, या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, तो उसको मैं एक अलग नोट में एक जगह सारे प्रोग्राम लिख दूंगी कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान कब आया था, तो उसको आप डेट वाइज याद कर लीजिएगा। अभी आपको केवल इतना याद करना है जो मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हुए हैं प्रीवियस ईयर देख करके भी। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, केवल नोट्स पढ़ लेने से कुछ नहीं हो जाता, जब तक आपने वो थ्योरी जो मैं बता रही हूँ ना, वो थ्योरी ना भरी हो अपने माइंड में। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।